Hello everyone, welcome back to Easy Nursing. Today we are going to start disorders of middle ear. कल हमने एक्सटर्नल ईयर पढ़ा था, आज हम मिडल ईयर स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो हमारा ये मिडल ईयर है इसकी लोकेशन क्या होती है? अब देखो, अब ये हमारा डायग्राम है ईयर का। जो हमारा मिडल ईयर है वह आउटर ईयर और इनर ईयर के बीच में होता है। जो हमारा मिडल ईयर है उसमें हमें तीन कंपोनेंट्स मिलेंगे, जैसे एक हमारा ईयर ड्रम, एक हमारा ओसिकल्स। ओसिकल्स में हमारी ईयर की तीन बोन प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और थर्ड है हमारा यूस्टेशियन ट्यूब, ये है हमारा मिडल ईयर। तो अब हमारा फर्स्ट टॉपिक डिसऑर्डर है इसमें इम्पैक्टेड वैक्स। जो हमारी ये वैक्स होती है, वैक्स ये होती क्या है? वैक्स कोई भी वैक्सी सब्सटेंस है जो कि हमारे ईयर में एक्यूमुलेट हो जाता है या फिर हमारे ईयर में पाया जाता है। अब जो हमारे वैक्स है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। कैसे फ़ायदेमंद है? क्योंकि वो जो कोई भी डर्ट है या फिर कोई फॉरेन बॉडी है उसको ट्रैप कर लेती है ताकि वो हमारे ईयर के अंदर ना जाए और हमें कोई भी इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, ठीक है। क्या हो अगर जो हमारी वैक्स है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए या फिर वो हमारे ईयर से बाहर ना निकले। अगर हमारी वैक्स है वो बाहर नहीं निकलेगी या फिर एक्सेस अमाउंट प्रोड्यूस होने लग जाएगी तो हमें कंडीशन होगी इम्पैक्टेड वैक्स की, ठीक है। जो हमारी वैक्स है उसको हम बोलते हैं सीरुमेन। क्या बोलते हैं? सीरुमेन। वैक्स का सेकंड नेम है सीरुमेन, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है इम्पैक्टेड वैक्स, तो हम इसको बोल सकते हैं इम्पैक्टेड वैक्स को सीरुमेन इम्पैक्शन। क्या बोल सकते हैं? सीरुमेन इम्पैक्शन, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब जो हमारी वैक्स है वो कहाँ पे एक्यूमुलेट होती है या फिर कहाँ हमें मिल सकती है? लोकेशन क्या है वैक्स की? देखो, ये हमारा ईयर है। जो हमारा ईयर कैनाल है और जो हमारी ईयर ड्रम है उसके बीच में हमारी ईयर वैक्स प्रेजेंट होती है। जो हमारा ये ईयर कैनाल है और ये है हमारा ईयर ड्रम, इसके बीच में जो हमें येलो सब्सटेंस दिख रहा है वो होती है हमारी ईयर वैक्स, ठीक है। जो हमें ये येलो दिख रहा है ये है हमारी ईयर वैक्स। देखो, इम्पैक्टेड वैक्स is also known as cerumen impaction. It occurs when ear wax accumulates in the ear canal and cannot naturally exit the ear. जब हमारी वैक्स ईयर कैनाल के अंदर इकट्ठी हो जाए और वो नेचुरली मतलब अपने आप से बाहर नहीं निकलेगी तो उसको हम बोलेंगे इम्पैक्टेड वैक्स, ठीक है। अगर हमारी वैक्स है ना बहुत लंबे टाइम तक इकट्ठी होने लग जाएगी, बाहर नहीं निकलेगी, तो वो हार्ड होने लग जाएगी, उससे हमें हियरिंग लॉस भी हो सकता है, ठीक है। हम अपने सुनने की क्षमता को खो सकते हैं उससे। अब देखो, नेक्स्ट है इसमें हमारे कॉजेस। कॉजेस में हमारा फर्स्ट कॉज है एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ वैक्स। अगर जो हमारी वैक्स है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होने लग जाएगी तो हमें इम्पैक्टेड वैक्स हो सकती है। सेकंड है हमारा इनएडिक्वेट क्लीनिंग। अगर हम अपने कान की अच्छी तरह से हाइजीन मेंटेन नहीं करेंगे, उसे टाइमली क्लीन नहीं करेंगे तो भी हमें इम्पैक्टेड वैक्स हो सकती है। थर्ड कॉज है हमारा नैरो और टॉर्टस ईयर कैनाल। जब हमारा ईयर कैनाल नैरो हो जाएगा किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण या फिर किसी भी चीज़ के कारण तो भी हमें इम्पैक्टेड वैक्स हो सकती है। फोर्थ है हमारा हियरिंग एड्स और ईयर प्लग्स। देखो, अब क्रेज चला हुआ है यंगस्टर्स में, टीनेजर्स में, ओल्ड पीपल में भी, वो हमेशा ईयर प्लग्स लगाते हैं कान में, ठीक है। या फिर कोई भी हियरिंग डिसेबिलिटी है और वो हियरिंग एड्स का यूज़ कर रहे हैं तो भी हमारी जो वैक्स है वो इकट्ठी हो सकती है और हमें इम्पैक्टेड वैक्स हो सकती है। तो ये थे हमारे 4 कॉजेस, ठीक है। अब हम आते हैं साइन एंड सिम्टम्स में। साइन एंड सिम्टम्स में हमारा फर्स्ट सिम्टम है हियरिंग लॉस। मैंने अभी आपको बताया था, अगर हमारी जो वैक्स है वो इकट्ठी हो जाए लंबे टाइम से और वो हार्ड होने लग जाएगी तो हमें हियरिंग लॉस हो सकता है।
हमारा सेकंड साइलेंट सिम्टम है ईयर एक। अगर जो हमारी वैक्स है ना वो ईयर ड्रम तक पहुंच गई तो हमें कान में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा सेकंड सिम्टम हो गया ईयर एक। अब हमारा थर्ड सिम्टम है टाइनिटस। टाइनिटस क्या है? कोई भी रिंगिंग या फिर बजिंग साउंड इन द ईयर, घंटी जैसी आवाज आएगी कान में से, वो होता हमारा टाइनिटस। अब हमारा थर्ड साइलेंट सिम्टम है डिजीनेस। फोर्थ हमारा इचनेस, खुजली होने लग जाएगी। तो ये थे हमारे 5 साइलेंट सिम्टम जो हमें हो सकते हैं इन्फेक्टेड वैक्स के कारण। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में क्या है? ड्यू टू इटियोलॉजी, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हमारे क्या थे? एक्सेसिव वैक्स प्रोडक्शन, या फिर हम एडिक्वेट क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, या फिर हम बहुत लंबे टाइम से हियरिंग एड्स और ईयर प्लग्स का हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इन्फेक्टेड वैक्स हो सकती है। तो ये हो गए हमारे इटियोलॉजिकल फैक्टर्स। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण क्या होगा? जो हमारी ईयर वैक्स है वो ट्रैप हो जाएगी हमारे ईयर कैनाल के अंदर। ठीक है, ट्रैपिंग ऑफ ईयर वैक्स। अब हमारी ईयर वैक्स ट्रैप हो गई और उसे बहुत टाइम हो गया, तो क्या हो जाएगी? हार्डनिंग ऑफ वैक्स इन द ईयर कैनाल। जो हमारी वैक्स है वो हार्ड होने लग जाएगी। हमारी वैक्स हार्ड हो गई, उससे क्या होगा? ब्लॉकिंग ऑफ द साउंड ट्रांसमिशन। सपोज देखो हमारी वैक्स है वो हार्ड होगी, तो वो हमारे ईयर में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगी। ऑब्स्ट्रक्शन होएगी तो हमें ढंग से सुनाई नहीं देगा तो हमें सिम्टम्स को जैसे कि हियरिंग लॉस। ठीक है, तो ये थे हमारी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हमने क्या पढ़ा? ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो हमारी वैक्स वो ट्रैप हो जाएगी। ट्रैप होने के बाद वो हार्ड होने लग जाएगी। अगर वो हार्ड हो गई तो वो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगी, जिससे हमारी जो साउंड ट्रांसमिशन है वो ब्लॉक हो जाएगी और हमें सिम्टम्स हो सकते हैं। सिम्टम्स जैसे कि हमारे टाइनिटस या फिर हियरिंग लॉस। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में हम फर्स्ट करेंगे विजुअल एग्जामिनेशन। ठीक है, हम कान में टोस्ट मार कर देखेंगे कि हाँ इसके अंदर वैक्स एक्विवलेंट हो रखी है नहीं हो रखी है। नेक्स्ट हमारा ऑडियोमेट्री। हम ऑडियोमेट्री टेस्ट करेंगे ताकि हम पता लगा सकें कि उस पेशेंट को कितना सुनाई दे रहा है, उसकी जो हियरिंग कैपेबिलिटी है वो कितनी है। थर्ड है हमारा टिम्पैनोमेट्री। टिम्पैनोमेट्री में हम क्या करते हैं? हम एक डिवाइस का यूज़ करते हैं, उस कान के अंदर प्लेस करते हैं ताकि जो हमारे अंदर के स्ट्रक्चर्स हैं ना उसको हम आराम से देख सकें। वो थे हमारे टिम्पैनोमेट्री। टिम्पैनोमेट्री का यूज़ क्या है? इवैल्यूएशन ऑफ मिडल ईयर फंक्शन। जो हमारा मिडल ईयर का फंक्शन है उसको हम क्या करेंगे? इवैल्यूएट करेंगे कि जो हमारा मिडल ईयर है वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब हम नेक्स्ट आते हैं मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट में सबसे पहले आती है हमारी मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में जो हमारे फिजिशियन वगैरह होंगे वो प्रिस्क्राइब करेंगे सीरोमिनोलाइटिक ड्रॉप्स। जो हमारी ईयर वैक्स सॉफ्टन ड्रग्स होते हैं उसको हम लेंगे, उसे हम प्रिस्क्राइब करेंगे। जो हमारी वो वैक्स होगी कान के अंदर वो सॉफ्ट हो जाएगी और बाहर आसानी से निकल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इरिगेशन। हम इरिगेशन का मेथड यूज़ करेंगे ताकि जो हमारी वैक्स है ना उसको हम ड्रेन आउट कर सकें कान में। इसमें हमने 2 पढ़े हैं, वो है हमारा सीरोमेनोलाइटिक ड्रॉप्स एंड इरिगेशन। अब हम पढ़ेंगे सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट पे हमारे पास 2 मैनेजमेंट है, जिसमें से हमारी फर्स्ट मैनेजमेंट है मायरिंगोटोमी। मायरिंगोटोमी क्या है? उसमें हम जो हमारा ईयर है ना, ईयर ड्रम, उसमें हम एक स्मॉल होल पैदा कर देंगे या बना देंगे जिससे जो हमारी वैक्स है वो रिमूव हो जाए। देखो ये हमारा एग्जाम्पल है मायरिंगोटोमी का। मायरिंगोटोमी में हम क्या करें? जैसे कि ये हमारा क्या है? ईयर ड्रम है। ये ईयर ड्रम में हमने एक स्मॉल होल कर दिया जिससे जो हमारी ईयर वैक्स है वो निकल जाए बाहर। ठीक है, ये होता हमारा मायरिंगोटोमी, क्रिएटिंग अ स्मॉल होल इन द ईयर ड्रम टू रिमूव द वैक्स। अब हमारी सेकंड सर्जिकल मैनेजमेंट है टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब्स। टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब से आप क्या समझ रहे हो? हम कोई भी ट्यूब है उसको इंसर्ट कर रहे हैं कान के अंदर ताकि जो हमारी ईयर वैक्स है वो बाहर निकल जाए। टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब्स, टाइनी ट्यूब्स इंसर्टेड इनटू द ईयर ड्रम टू अलाउ फॉर ड्रेनेज। क्या कर रहे हैं? टाइनी ट्यूब्स हैं उसको हम ईयर ड्रम में इंसर्ट कर रहे हैं ताकि जो हमारा वैक्स है वो
ड्रेन आउट हो जाए। क्या हो जाए? ड्रेन आउट। देखो एग्जाम्पल देखो इसका। देखो टिम्पैनोस्टोमी हम क्या कर रहे हैं, टिम्पैनोस्टोमी में हम एक ट्यूब इंसर्ट करेंगे। क्या करेंगे? ट्यूब इंसर्ट। ये हमारा क्या है? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम में हम कोई भी ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, होल बना के उसमें ट्यूब डाल दी हमने। उस ट्यूब में हम क्या करेंगे? फ्लूइड फिल करेंगे अंदर की साइड। फिर जो हमारी वैक्स होगी ना, वह फ्लूइड के साथ साथ हमारी बाहर आ जाएगी, जिससे जो हमारी वैक्स है वो हो जाएगी रिमूव। ठीक है। टिम्पैनोस्टोमी में हम क्या कर रहे हैं? हम एक ट्यूब इंसर्ट कर रहे हैं, उसके अंदर फ्लूइड डालेंगे। फ्लूइड के साथ साथ जो हमारी वैक्स है वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है। देखो ये क्या कर रहे हैं, जो हमारा ये ईयर ड्रम है इसमें हमने क्या किया, ऐसी ट्यूब होती है हमारी ईयर ड्रम में जो हम इंसर्ट करते हैं, इसके अंदर हम क्या करेंगे? फ्लूइड इंसर्ट करेंगे। फिर जो हमारी वैक्स होगी ना, फ्लूइड के साथ साथ बाहर निकल जाएगी। ठीक है। ये था हमारे टिम्पैनोस्टोमी ट्यूब्स। अब हमारी लास्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे? असेसमेंट करेंगे। अगर हम असेसमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगी पेशेंट को क्या बीमारी है, क्या उसकी दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे? असेसमेंट ऑफ पेशेंट सिम्टम्स एंड हियरिंग लॉस। पेशेंट को क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर उसको सुनने में कोई दिक्कत तो नहीं है, हम उसको क्या करेंगे? असेस करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? हम एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे हाइजीन के ऊपर, कि हम जो हमारी ईयर है उसकी हाइजीन हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड है हमारा एडमिनिस्ट्रिंग प्रिस्क्राइब ईयर ड्रॉप्स और असिस्टिंग विद इरिगेशन। जो ईयर ड्रॉप्स है, जो भी मेडिकेशन हमारे फिजिशियन ने प्रिस्क्राइब कर रखी है, उसको हम क्या करेंगे? एडमिनिस्टर करेंगे पेशेंट को। ठीक है। फिर हमारा फोर्थ है मॉनिटरिंग फॉर एनी कॉम्प्लिकेशन सच एज इन्फेक्शन और इंजरी ड्यूरिंग रिमूवल। हम मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन अराइज तो नहीं हो रहा। हमने जैसे उसकी इरिगेशन करी या फिर हमने सर्जिकल मैनेजमेंट प्रोवाइड करी, उससे से कोई कॉम्प्लिकेशन आ रहा हो या फिर इसको कोई इन्फेक्शन हो रखा उसके बाद, या फिर कोई इंजरी आ रही है रिमूवल के दौरान, उसको हम क्या करेंगे? देखेंगे। ये था हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ा? फर्स्ट हमारा असेसमेंट, सेकंड हमारा एजुकेशन, थर्ड हमारा एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशंस और फोर्थ हमारा मॉनिटरिंग एनी कॉम्प्लिकेशंस। तो ये हमने पढ़ लिया सारा इम्पैक्टेड वैक्स। आई होप कि आपको ये इम्पैक्टेड वैक्स वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।